प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग की लोच, पार्ट 1 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम आज का टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। मांग का अर्थ देखिए, स्क्रीन पर आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं साधारण भाषा में और मांग के तत्व। इन शब्दों के माध्यम से हम एक उचित उत्तर तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बता दूं आपको मांग का अर्थ, मांग क्या होती है। आप सभी व्यावहारिक रूप से जानते हैं, साधारण भाषा में आप बोलते रहते हैं कि मांग किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति इच्छा करता है उसे मांग कहते हैं, लेकिन वास्तव में साधारण भाषा में और अर्थशास्त्र की भाषा में मांग का अर्थ एकदम अलग है, व्यावसायिक भाषा में। तो देखिए, हम इसका उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार समझ सकते हैं। हम लिखेंगे कि साधारण भाषा में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को मांग कहा जाता है, लेकिन मांग और इच्छा में बहुत अधिक अंतर होता है। इच्छा से अभिप्राय किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह या लालसा होती है, लेकिन जब इच्छा केवल इच्छा ना रहकर हमारी आवश्यकता भी बन जाए और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन अर्थात आय या धन और इसी के साथ साथ उसको व्यय करने की तत्परता और क्षमता को हम प्रभावपूर्ण इच्छा कहते हैं। और प्रभावपूर्ण इच्छा को ही अर्थशास्त्र की दृष्टि से मांग माना गया है। ठीक है, ये मांग का अर्थ हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं मांग के तत्व। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं उनको ही हमको एक एक लाइन में लिखना है। पहला है इच्छा, अर्थात मांग के लिए सबसे पहला तत्व होता है इच्छा, अर्थात व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का होना आवश्यक है। फिर है साधन। साधन का अर्थ है कि व्यक्ति के पास या उपभोक्ता के पास जो है साधन अर्थात आय या धन होना आवश्यक है। फिर इसके साथ साथ तीसरा तत्व है तत्परता। तत्परता का अर्थ है कि व्यक्ति के पास जो धन है, साधन है, उसको व्यय करने की तत्परता या क्षमता भी उपभोक्ता में या व्यक्ति में होना चाहिए। फिर इसके साथ लिखा है कीमत विशेष। मांग का अर्थ किसी वस्तु विशेष की कीमत से होता है। फिर लिखा है पांचवा समय विशेष, अर्थात मांग का अर्थ जो है किसी समय विशेष से होता है। समय समय पर मांग बदलती रहती है, इसलिए यह पांचवा तत्व है। अब देखिए, इसी लेक्चर में हमने मांग का अर्थ और मांग के तत्व को समझने का प्रयास किया है। अब हम इसी को स्क्रीन पर जो टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत है उस टेक्स्ट को भी आप समझ सकते हैं, टेक्स्ट को व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, आप मांग की परिभाषाएं दी गई हैं। मांग की परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों ने अपनी भाषा में दी हैं। प्रोफेसर बेनहम ने, प्रोफेसर जे.एस. मिल, प्रोफेसर मेयर, इन लोगों ने, इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं अपने अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। और इसके साथ देखिए, आप मांग के तत्व जो हमने अभी 5 शब्दों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है उनको 5 लाइन में आप लिख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका विस्तार भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है मांग फलन क्या है। देखिए, मांग का अर्थ आपने समझ लिया है। अब मांग फलन अर्थात एक फंक्शन होता है, फंक्शनल जो रिलेशन होता है, फलनात्मक जो संबंध होता है, उसी को हम मांग फलन कहते हैं। देखिए, स्क्रीन पर मैंने कुछ लिखा हुआ है अपने शब्दों में, किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की मांग, फिर डैश लगा हुआ है, उसके बाद लिखा है निर्धारक तत्व और उसके नीचे लिखा है कोष्टक में आय, कीमत, रुचि, अर्थात इस प्रकार के तत्व हो सकते हैं। फिर लिखा है संबंध, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं, घटक होते हैं, जैसे व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, व्यक्ति की रुचि, आदत, फैशन आदि। इनके कारण मांग में परिवर्तन होता रहता है, मांग में हमेशा परिवर्तन बना रहता है। इसी परिवर्तन के संबंध को हम मांग फलन कहते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा कि जब आय, कीमत, रुचि आदि के कारण मांग में जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया का जो संबंध होता है, वही प्रतिक्रिया का संबंध मांग फलन कहलाता है, जिससे मांग की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिए मांग फलन के प्रकार हैं। दो मांग फलन के प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन में देखिए आप, लिखा है एक फॉर्मूला के रूप में dx बराबर f कोष्टक के अंदर px कोमा pr कोमा y कोमा t कोमा e। ये जो कोष्टक के अंदर दिए गए अल्फाबेट हैं, ये तत्व और घटक हैं, जिनके कारण जो बराबर जो लिखा हुआ है dx अर्थात वस्तु x की जो मांग है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर d का संबंध dx का संबंध है वस्तु x की मात्रा। नंबर 2 लिखा है उसके अंतर्गत f मतलब है फंक्शन अर्थात फलन। फिर लिखा है px अर्थात वस्तु x की कीमत। फिर लिखा है r अर्थात संबंधित वस्तुओं की कीमत। फिर लिखा है y अर्थात उपभोक्ता की आय। फिर लिखा है t अर्थात उपभोक्ता की रुचि की और प्राथमिकता। फिर लिखा है e अर्थात भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। इस प्रकार से व्यक्तिगत मांग फलन क्या बताता है कि एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति की आय और अन्य घटकों के द्वारा वस्तु की मांग पर क्या प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रतिक्रिया को हम व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप दूसरा प्रकार है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन एक जैसे ही हैं, लेकिन बाजार मांग फलन में थोड़े से दो नए तत्वों को शामिल किया गया है। देखिए आप dx बराबर f कोष्टक के अंदर वही के वही लिखे हुए हैं px कोमा pr कोमा y कोमा t कोमा e, और एक्स्ट्रा जो लिखे हुए हैं वो है कोमा n कोमा बाय d अर्थात कोमा n का मतलब है यहाँ पर कि जनसंख्या का आकार अर्थात जनसंख्या घटती है या बढ़ती है, जनसंख्या का आकार किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा। YD का अर्थ है यहाँ पर आय का वितरण अर्थात देश में आय का वितरण किस प्रकार से हुआ है, समान हुआ है या असमान। कुल मिलाकर ये दो तत्व ना इसमें शामिल हो जाते हैं बाजार मांग फलन में। और इस प्रकार से बाजार मांग फलन के जो तत्व हैं, घटक हैं, उन तत्वों से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया का जो संबंध होता है, वही बाजार मांग फलन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट के रूप में भी मांग फलन को बताया गया है। इस टेक्स्ट के रूप में भी आप व्यवस्थित एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेक्चर में सुना हुआ जो आपने मैटर है, उस मैटर को भी यहाँ पे मैच करके अपने शब्दों में तैयार कर सकते हैं। मांग फलन का अर्थ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत मांग फलन है, बाजार मांग फलन है। इसको आप टेक्स्ट के माध्यम से लिख सकते हैं और लेक्चर के माध्यम से अपनी भाषा में याद कर सकते हैं और कॉपी पर लिख सकते हैं। फिर अगला है मांग के निर्धारक तत्व। अब आपको मालूम है मांग क्या होती है। फिर मांग आपको पता है कि कोई सी वस्तु की जो डिमांड की जा रही उपभोक्ताओं द्वारा वो मांग है, प्रभावपूर्ण मांग है। तो आप देखिए एक उदाहरण बता दूं आपको, जैसे कि गर्मियों में शीतल जो पानी होता है, उस शीतल पानी की मांग बढ़ जाती है गर्मियों में और सर्दियों में उसकी मांग घट जाती है। इसी प्रकार से अन्य सीजनों में भी किसी वस्तु की मांग घटती है और बढ़ती है। तो मांग के निर्धारक तत्वों में कुछ अन्य तत्वों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसको आपको तैयार करना है। लिखा है व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व अर्थात वे घटक या तत्व जो हमने पहले मांग फलन में पढ़े हुए थे, उन्हीं के अनुसार जो मांग है किस प्रकार से घटती है या बढ़ती है। इसमें लिखा है पहला वस्तु की कीमत अर्थात मांग पर किसी वस्तु की कीमत का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है
यहाँ पर लिखा है कि अन्य सभी बातें समान रहें और इसके अन्य सभी बातें समान रहें और इसके बाद यदि कीमत में परिवर्तन होता है, अर्थात कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी और कीमत घटती है तो मांग बढ़ेगी। यह पहला निर्धारक तत्व है जिसके कारण मांग घटती है और बढ़ती है। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत आपने पढ़ा है, सुना है पहले भी कि संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी पूरक वस्तुएं। अब इन वस्तुओं के कारण भी किसी वस्तु की मांग घट सकती है और बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक वस्तु के स्थान पर किया जा सकता है विकल्प के रूप में। जैसे सर्दियों में चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग करना और कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग करना, ये स्थानापन्न वस्तु हैं। स्थानापन्न वस्तुओं के कारण भी किसी दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है और बढ़ जाती है। इसमें एक उदाहरण के माध्यम से मैं बोलूँगा कि इसमें स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि मूल्य कम होने से वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। जैसे कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाने से चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है और चाय की कीमत बढ़ जाने से कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार से पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जैसे पेट्रोल है, कार है, अर्थात किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में प्रभाव पड़ता है, उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल की बहुत अधिक बढ़ती हुई कीमतें हैं तो कार की मांग में कमी आ जाएगी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आय, अर्थात व्यक्तियों की आय भी मांग को अधिक प्रभावित करती है। आप जानते हैं यदि व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, यदि व्यक्तियों की आय घटती है तो वस्तुओं की मांग घट जाती है। फिर इसी के साथ लिखा हुआ है रुचि एवं फैशन, अर्थात आप जानते हैं रुचि एवं फैशन में परिवर्तन के कारण भी वस्तुओं की मांग घटती बढ़ती रहती है। नए फैशन वाली वस्तुओं की मांग बढ़ती रहती है और पुराने फैशन वाली वस्तुओं की मांग घटती रहती है। फिर भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, भविष्य में आने वाले समय में कीमत में होने वाले परिवर्तनों की आशा में भी मांग में परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं यदि भविष्य में कीमत घटने या बढ़ने की आशा होती है तो मांग में परिवर्तन होना ही है। अर्थात कहने का मतलब ये है यदि किसी वस्तु की कीमतों की वर्तमान में घटने की प्रवृत्ति लगातार जारी है और भविष्य में भी उनकी घटने की संभावना है, कीमत है, तो वर्तमान में उसकी मांग भी घट जाएगी। और यदि वर्तमान में किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जाने की संभावना है तो वर्तमान में उसकी कीमत मांग जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बाजार मांग के निर्धारक तत्व भी हैं और बाजार मांग के निर्धारक तत्व भी वही के वही रहेंगे। व्यक्तिगत मांग के निर्धारक जो तत्व थे और उनमें दो तत्व और शामिल कर दिए गए हैं। देखिए आप वो तत्व, व्यक्तिगत मांग के तत्व ऐसे कि ऐसे लिखना है हमको इसमें, और बाजार मांग के दो अन्य तत्वों को फॉर्मूला की तरह इसमें प्रयोग करना है। जनसंख्या का आकार, अर्थात किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर क्या होगी, वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और जनसंख्या का आकार घटने पर वस्तुओं की मांग घट जाएगी। फिर धन का वितरण लिखा है। धन का वितरण अर्थात देश में यदि राष्ट्रीय आय या धन का वितरण समान रूप से होगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और असमान रूप से यदि वितरण होता है तो वस्तुओं की मांग घट जाएगी। और अन्य तत्व जो है वो व्यक्तिगत मांग के ही इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मांग के निर्धारक तत्व स्क्रीन पर आपको टेस्ट के रूप में भी दिखाए गए हैं। इनको आप व्यवस्थित रूप से कलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए आप बाजार मांग के निर्धारक तत्व दो अलग से हैं, बाकी वैसे की वैसे हैं। अब अगला प्रश्न है मांग तालिका का आशय। मांग तालिका किसे कहते हैं?
देखिए मांग तालिका के लिए भी मैंने कुछ स्क्रीन पर शब्दों को प्रस्तुत किया है। जैसे लिखा है निश्चित समय, विभिन्न मात्राओं, सूची, व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मूल्यों, खरीदी, है ना। तो इस प्रकार से हम एक इसका उचित अर्थ लिख सकते हैं। हम अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे मांग तालिका को? किसी निश्चित समय पर विभिन्न मात्राओं की सूची को ही मांग तालिका कहते हैं। अर्थात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कीमत या मूल्यों पर जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उन वस्तुओं की जो सांख्यिकीय ब्यौरा होता है या सूची होती है, उसी सांख्यिकीय ब्यौरा या सूची को हम मांग तालिका कहते हैं। ठीक है। फिर लिखा है मांग तालिका के प्रकार। मांग तालिका के यहाँ पर भी दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका को हम अर्थ के आधार पर ही अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पुनः उसी को बोलूँगा मैं। व्यक्तिगत मांग तालिका के रूप में आप देखिए कि किसी समय विशेष पर किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी गई वस्तुओं की सूची या मात्रा को व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाता है। फिर बाजार मांग तालिका, किसी समय विशेष पर व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या बाजार में क्रेताओं द्वारा खरीदी गई विभिन्न मात्राओं के योग को ही बाजार मांग तालिका कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये मांग तालिका का अर्थ था। अब मांग तालिका का टेक्स्ट के रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, दोनों प्रकारों को प्रस्तुत किया है। फिर है अगला प्रश्न, मांग वक्र से क्या आशा है? मांग वक्र किसे कहेंगे? तो देखिए मांग वक्र से आशय क्या है? जिस प्रकार से मांग तालिका होती है उसी प्रकार से मांग वक्र होता है। मांग तालिका की मात्राओं को या मांग तालिका के निष्कर्षों को जब हम एक वक्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र भी यहाँ पर दो प्रकार का है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। देखिए आप व्यक्तिगत मांग वक्र में व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है, बाजार मांग वक्र के माध्यम से बाजार मांग तालिकाओं को प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसी प्रकार से आप देखिए अगला प्रश्न है, मांग वक्र की क्या मान्यताएं हैं? तो मांग वक्र की कुछ मान्यताएं हैं। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति या उपभोक्ता की आय को स्थिर माना जाता है। जब वस्तुओं की कीमत स्थिर मान ली जाती है तो उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं में रुचि रखता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और मांग वक्र का ढाल और मांग रेखा का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से फिर एक टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया स्क्रीन पर चित्र है जो आप देख रहे हैं। बाय अक्ष पर वस्तुओं की कीमत है और एक्स अक्ष पर वस्तुओं की मात्रा है। आप देखते हैं कि यदि वस्तुओं की कीमत कम है तो वस्तु की मात्रा क्या है? अधिक थी मांग। और यदि वस्तुओं की कीमत ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है तो क्या होती जा रही है? उसकी मांग घटती जा रही है। अब यहाँ पे फिर मैं एक बार फिर चित्र को स्पष्ट रूप से बोलूँगा, देखिए आप उसको मिलाइएगा कि यदि वस्तु की कीमत P है अर्थात वस्तु की कीमत क्या है? अधिक है, तो वस्तु की मांग क्या है? कम है, Q है केवल। फिर इसके बाद यदि वस्तु की कीमत जो है घटकर P1 हो जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़कर क्या हो जाती है? Q1 हो जाती है। फिर इसी प्रकार से यदि वस्तु की कीमत और घटकर P2 हो जाती है तो इसी प्रकार से वस्तु की मांग भी Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि यदि वस्तु की कीमत घटती जाएगी तो उसकी मांग बढ़ती जाएगी और यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घटेगी। इसी प्रकार से विपरीत संबंध को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक ढाल या ऋणात्मक ढाल कहा जाता है। ठीक है। मांग वक्र की मान्यताएं भी फिर दिखाई गई हैं टेक्स्ट के रूप में और इसके साथ ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।